बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में 12वीं के सिलेबस से मुगल इतिहास को हटा दिया गया। मुगल इतिहास से जुड़े हुए चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। 11वीं के सिलेबस से भी कुछ चैप्टर्स को हटाया गया। एनसीईआरटी ने सिलेबस से चैप्टर्स हटाने को लेकर सफाई दे दी है। बच्चों पर बोझ कम करने के लिए दोहराव वाली चीजों को हटा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद जी लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं दिनेश प्रसाद जी आपका भारत 24 पर। और लगातार एनसीईआरटी के सिलेबस में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर अब एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले दिनेश जी मैं चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही ये बड़े बदलाव की जो इतिहास से जुड़े हुए एनसीईआरटी सिलेबस में किए गए हैं। पहले तो मैं आपकी बात को सही कर दूं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये जो बात चल रही है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस में, वो नहीं हुआ है। नहीं, माइनर चेंजेस हैं, सिलेबस में नहीं है। पाठ्य सामग्री में कुछ चेंज है, सिलेबस अलग होता है। पाठ्य पुस्तकों में कुछ चैप्टर्स को चेंज किया गया, कुछ को हटाया गया। और उसका कारण क्या है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्यक्रम सामग्री का बोझ कम करना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो कि पूरे देश ने महसूस किया और हम सब ने महसूस किया कि स्कूल कोविड के बाद खुले बहुत लंबे समय के बाद लर्निंग लॉस हुआ, समय का नुकसान हुआ बच्चों का। और तमाम देश में स्थिति, पूरे विश्व में स्थिति एक ऐसी नैराश्यपूर्ण स्थिति थी और बड़ी लोग सब स्ट्रेस में थे। तो बच्चों का स्कूल खुला, एकदम परीक्षा और पढ़ाई की बात शुरू हुई, तो फिर ये महसूस किया गया पूरे देश भर से और समाज से ये सामने बात आई कि इस समय कुछ कंटेंट लोड कम करना चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी के पास भी बात आई। तो एनसीईआरटी एक व्यावसायिक ढंग से अकादमिक रूप से काम करती है। तो फिर एक्सपर्ट्स की कमिटीज़ बनाई गई, विषयवार समितियां बनी पाठ्यक्रम के लिए, वो पाठ्य पुस्तकों के लिए। और सारे एक्सपर्ट्स जो अक्रॉस द कंट्री जो अपने क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं अपने अपने विषय के, उनको आमंत्रित किया गया, उनको पुस्तकें दी गई, उनको बताया गया कि किस प्रकार से बच्चों को इस समय फौरी तौर पर राहत दी जा सकती है कि उनका बोझ कम से कम, कंटेंट लोड कम से कम हो। और उस कंटेंट लोड को कम करने के लिए उन्होंने जो भी अनुशंसाएं पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से दी, उन अनुशंसाओं के हिसाब से पाठ्यक्रमों में से कुछ चैप्टर हटाए गए और कुछ पार्ट जो है कुछ चैप्टर का कम किया गया। कुछ चीज़ों को सर इसमें जोड़ते हुए दिनेश प्रसाद जी, और अगर इसमें मैं कुछ मिस आउट कर जाऊं तो आप उसे ज़रूर से जोड़िएगा। यानी कि जो आप पुस्तकें रहेंगी और आप पाठ्यक्रम का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा, इसके साथ ही कई ऐसे राजनीतिक दल जिनका उदय किस तरीके से हुआ, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई जो कहानियां, जो तथ्य किताबों में देखने को, पढ़ने को मिलते थे, ये सब अब नहीं मिलेंगे किताबों में। यही बदलाव हुआ है? नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है आपकी बात। आप कह रही हैं कि मुगल साम्राज्य, देखिए मुगल साम्राज्य 7वीं की कक्षा में भी मुगल साम्राज्य पे इतिहास है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, और 12वीं की कक्षा में भी है। तो वो मुगल साम्राज्य के दो चैप्टर थे। एक चैप्टर में केवल मुगल दरबार की बात थी और दूसरे चैप्टर में मुगल शासकों ने क्या काम किए, जमींदारी प्रथा थी, किसानों के लिए क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम क्या हुआ, पूरा समाज की स्थिति क्या थी, उस पे चैप्टर था। तो जो पाठ्यक्रम को देखने वाले विद्वान थे उन्होंने कहा कि भाई मुगल दरबार अलग से देने के बजाय अगर हम इस बड़े चैप्टर को देते हैं तो सारे मुगल बादशाह उसमें आते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दोनों चैप्टर थे, दोनों चैप्टर 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करते थे, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक सजाते हैं। तो वो चैप्टर तो है ना, 7वीं में भी है, 12वीं में भी, हटाया कहाँ है उसको? एक चैप्टर कम हुआ है तो ये कहना गलत होगा कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। लेकिन इसी को लेकर जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं दिनेश प्रसाद जी, वो ये कहते हैं कि ये जो पहल है वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी अब ये बदलाव कर रहा है ताकि बच्चे इसके बारे में जान ही ना पाए। ऐसा है कि ये जो एक्सपर्ट आप कह रही हैं, ये
जिन्होंने हटाया वो भी एक्सपर्ट ही है ना, और सरकार के दबाव में एनसीईआरटी कोई काम नहीं करती। वो अपनी गलतफहमी की वजह से हो सकता है वो कुछ अपनी उनकी प्रतिबद्धता हो ऐसा कहने की, वो जवाब तो वही दे सकते हैं ना। और एनसीईआरटी किसी दबाव में काम नहीं करती है। एनसीईआरटी एक अकादमिक बॉडी है, और एक एकेडमिक बॉडी के नाते जो विद्वान एक्सपर्ट जो कहते हैं वही होता है। तो जो जिन्होंने बताया वो भी तो एक्सपर्ट है ना, उनकी बात को क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे हैं जो कि अपने डिबेट में जाते हैं कुछ कहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी उनकी है जी। मिली जुली प्रतिक्रिया एक्सपर्ट्स जो बुद्धिजीवी हैं ऐसा है कि आप देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनकी राय आपकी तरफ से ली गई, कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सरकार के एजेंडे को। अच्छा दिनेश प्रसाद जी ये बताइए, ये भी बताइए हमारी तरफ से नहीं, मैं नहीं, पहले आप मेरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। एक तो मैं भी प्रोफेसर हूं, आप प्रोफेसर दिनेश सकलानी बोल सकती हैं, ठीक है। मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मैं भी एकेडमिशियन हूं, ठीक है। मैं भी एकेडमिक्स में हूं, मैं भी एक प्रोफेसर हूं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये विषय पिछले साल हो गया था, 3 महीने तक जो है पूरा वर्जन सबके सामने प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया है, और पूरा देश इस बात से आश्वस्त था कि जो किया गया ठीक किया गया। अब ये जो है अचानक ही इस प्रकार का डिबेट फिर से शुरू करना, ये अपने आप में वाजिब नहीं है बिल्कुल भी। और बार बार इस चीज़ को लाना ये बच्चों का भी ध्यान हटाता है, और जो देश की और बातें हैं उनसे ध्यान हटाता है। हम अपने एक अकादमिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसमें सरकार का या किसी, अच्छा ये बताइए, अगर ये बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि सरकार की वजह से हटाया, तो 2014 में सरकार बन गई थी, 2019 तक 20 तक क्यों नहीं हटाया गया? फिर ये अगर कोविड ना होता तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी तो बात समझनी चाहिए ना। आप लोग अगर मीडिया के लोग हैं तो आप लोग भी तो इसको बात को रख सकते हैं ना। बिल्कुल, और आपके माध्यम से प्रोफेसर साहब अभी यही बात जा रही है, आपके माध्यम से इसके पीछे की वजह ही शुरुआत से समझने की कोशिश की गई कि आखिर बदलाव के पीछे का आधार क्या है। अब प्रोफेसर साहब ये भी बताइए कि बापू की हत्या से जुड़ा हुआ जो चैप्टर था उसमें क्या बदलाव किया गया है, उसको लेकर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपकी तरफ से मिल पाए। ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये सब पब्लिक डोमेन में है क्या बदलाव किया गया। आप फिर भी पूछती हैं तो मैं बता देता हूँ। उसमें भी ये प्रक्रिया हुई है कि इस चैप्टर में कितना पार्ट रखना चाहिए कितना नहीं। अब आप बताइए, अगर 4 लाइन ज़्यादा हैं और उन 4 लाइन पे 2 प्रश्न पूछे जाएं बच्चों से, तो कंटेंट लोड रहेगा ना, कंटेंट लोड रहेगा। अगर उन्होंने 4-6 लाइन उसमें से हटा दी तो कौन सा बड़ी बात होगी? थोड़ा अगर आप इसको इलाबोरेट कर पाएं, कम करना था, उनको लगा कि इसको पढ़ाना इतना जरूरी नहीं है इस समय, थोड़ा सा इसको अगर आप इलाबोरेट ही कर दिया मैंने बता दिया कि अगर बता दिया कि भाई उसमें से अगर ये तो है ना उसमें कि बापू के हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने की, तो लिखा हुआ है, 3 गोलियां चलाई ये भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए उसमें? अगर ये लिखा गया है तो ये है उसमें, इससे ज्यादा क्या किसी को चाहिए जी। अब ये जो हटाने वाली बात है, कहते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण था और आरएसएस से एसोसिएटेड था, इसका कोई किसी के पास कोई मतलब नहीं है इस बात को करने का। अगर ये हट गया और एक्सपर्ट ने हटा दिया, इस पे 1-2 प्रश्न और फालतू पूछे जाते बच्चों से। अगर एक्सपर्ट को लगा कि ये हटा देना चाहिए तो हटा दिया उन्होंने इस बात को। मगर ये तो रखा है ना जो फैक्ट है कि 3 गोलियां चली और इस तारीख को हत्या हुई बापू की और नाथूराम गोडसे ने की, ये तो लिखा हुआ है ना किताब में, ये कहाँ हटा है? अब जिसको ज्यादा पता करना है वो नाथूराम गोडसे की जीवनी उठा के देख ले, और बाकी और सोर्सेज भी तो है ना। ये केवल एक छोटी सी किताब में आप सारी चीज़ें एक साथ दे देंगी, वो भी ऐसे टाइम में। और पहले तो पढ़ रहे थे नहीं, ये 2005 से 6 से तो पढ़ ही रहे थे ना 19 तक। अगर ये 2-4 लाइनें 6 लाइनें पेंडेमिक की वजह से हटाई गई जिसपे कि 1-2 प्रश्न फालतू बन सकते थे, तो वो प्रश्न नहीं पूछे गए ना बच्चों से। बच्चों का लोड कम हुआ ना, बच्चों का लोड कम करना इसके पीछे का आप आधार बता रहे हैं। और जाहिर है कोविड और उसके बाद जो बदलाव करने का सोचा गया एक्सपर्ट्स की तरफ से, यही आधार है, एकमात्र आधार यही होती है, एकमात्र आधार यही। इसमें सबसे बड़ी बात यह है दिनेश प्रसाद जी कि इसमें एक तो जैसे कि मैंने पहले एक हिंदुत्व का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी अब आरोप इस बदलाव के साथ लगाए जा रहे हैं कि भाई इस फैसले के बाद तो लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। अब इनको मैं इतर रख देती हूँ, इनको मैं पूरी तरीके से नकारते हुए इतर रख देती हूँ, लेकिन अगर बच्चों में क्यूरियोसिटी है और बच्चे ये चाहते हैं कि उनके सिलेबस में हो, किताबों के जरिए वो ये ज्ञान पाएं, क्या इतिहास में हुआ, किस राजा के कार्यकाल में किस तरीके के कार्य हुए, तो ये उनकी क्यूरियोसिटी कैसे दूर होगी? ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये क्यूरियोसिटी कितने बच्चों के, किसी ने सर्वे किया क्या इस पे?
किसी ने इस पे सर्वे किया? जो ये 2-4 बच्चों की बात करके कहते हैं सब बच्चों को है, तो ये गलत बयानी है। वो सर्वे करके बताया ना कितने बच्चों की क्यूरियोसिटी है, उनका क्या आधार है इस बात को करने का? हम सर्वे करके बताते हैं, हमने सर्वे करके बताया है कि जो साइकोलॉजिकल मैपिंग बच्चों की मेंटल हेल्थ सर्वे एनसीईआरटी ने किया था, और पूरे देश में पूरे विश्व में साइकोलॉजिकल जो सर्वे हुए उन्होंने बच्चों के स्ट्रेस की बात सबने कबूल की, और सबने कबूल किया कि बच्चों को इस समय कम से कम बोझ कंटेंट लोड होना चाहिए। अच्छा, तो वो सर्वे के आधार पे हुआ। दिनेश जी, सर्वे ये पहले हुआ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बदलाव करने से पहले आपने एक सर्वे किया। एक मिनट, प्रश्न आप पूरा प्रश्न सुन लीजिए। जी जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए, पूरा प्रश्न सुन, उत्तर सुन लीजिए। जी सर। ये प्रश्न का ये जो क्यूरोसिटी थी बच्चों की, ये क्यूरोसिटी अगर अभी भी है तो क्या और सारे संसाधन नहीं है क्या जानने के? एक छोटी सी किताब में सब कुछ आ जाना चाहिए क्या? संभव है क्या? नहीं, मैं तो प्रोफेसर दिनेश एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं, क्योंकि देखिए जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हमारे अंदर भी एक अलग लेवल की क्यूरियोसिटी होती थी। किताबों में पढ़ने में जो मजा आता है वो कहीं इधर उधर सामग्री से, इंटरनेट पर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स भी होते हैं, तो किताबों में हम मान के चलते हैं जो बताया गया वो बिल्कुल ठीक बताया गया। मैं आपसे समझ रही थी कि ये जो बदलाव किए गए, ये जो बदलाव दिनेश जी किए गए, इससे पहले भी क्या कोई सर्वे किया गया, उसके बाद ये बदलाव किए गए? जी, ऐसा है, मैंने आपको बताया ना कि सर्वे इस बात का हुआ कि बच्चों का मेंटल स्थिति कितना है, लर्निंग लॉस कितना हुआ, समय कितना खराब हो गया, उसके आधार पे उनका कंटेंट लोड कम करना है, तो उसके आधार पे कंटेंट लोड करने के लिए एनसीईआरटी ने थोड़ी किया। एनसीईआरटी ने तो कमेटीज एक्सपर्ट की बुलाई, उनको लगा कि अगर हम ये कंटेंट हटा देते हैं तो बच्चों से कम प्रश्न पूछे जाएंगे, हटा दिया उन्होंने कंटेंट, उसको रिकमेंड कर दिया, हट गया। जी, इसमें कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव, एक निराला जी का एक गीत जिसका जिक्र किताबों में हमेशा करा जाता रहा है, गीत गाने दो मुझे जी, क्या उसको भी सर हटा दिया गया है? हाँ, ऐसा है, अगर निराला जी का वो गीत छोटी सी कविता हटी तो बड़ी कविता सरोज स्मृति है ना किताब में भी, वो हिंदी की किताब भी। आप किताब दिखाता हूँ मैं आपको। सरोज स्मृति तो अभी है ना जो, अच्छा, सरोज स्मृति इतनी अच्छी कृति है। देखिए, जो कवि के तमाम जो कवि का उद्वेग है, कवि की जो परेशानी है, बेटी का मौत हो गई, उसकी स्मृति में कवि ने कविता लिखी। उस कविता को हटाना सही था। इतनी अच्छी कविता को, बड़ी कविता को, जो कवि के संघर्ष को और उसके दुख को व्यक्त करती है और प्रेरणा देती है लोगों में कि इतना लॉस होने के बाद भी कवि ने हिम्मत नहीं हारी और कवि अपनी रचना धर्मिता को आगे बढ़ाया। वो कविता रखी गई है। और ये गीत गाने दो अगर वो हट गई तो क्या निराला को हटा दिया इसमें से? निराला की कविता है ना, क्लास 6 में जो है, देखिए निराला का एक सूर्यकांत त्रिपाठी बादल राग भी है, ठीक है कि नहीं, और सरोज स्मृति भी है। ये तो कविता है ना, ये कहाँ से हट गई है? ये तो गलत बात है कि कभी अगर निराला की एक छोटी कविता हट गई और एक बड़ी अच्छी कविता जो प्रेरणाप्रद है और कठोर घनाघोर संघर्ष में और अपार दुख में, सघन दुख में भी जो है लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि निराला जैसा व्यक्ति जो कि अपनी पुत्री के मौत के बाद भी रचना धर्मिता से जुड़ा रहा, वो कविता हमने रखी हुई है, वो नहीं हटाई हुई है। अच्छा, दिनेश जी, प्रोफेसर साहब ये भी जरा बताइए। देखिए, तो कंपैरेटिवली देखा गया है ना। जी जी, बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, बताइए। नहीं, मुझे लगा आप कुछ मैंने ये कहा जी कि ये भी तो जो नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये तुलनात्मक जो है प्रत्येक अध्याय का और अध्याय के सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन लोगों के द्वारा किया गया है, विद्वानों के द्वारा किया गया। उसके बाद उन्होंने जो उचित समझा उसकी अनुशंसा की और उस अनुशंसा के आधार पर वो सामग्री उसमें से हटाने की बात की गई है और उस आधार पे वो सामग्री हटी है। पूरा आधार है उसका हटाने का। कोई किसी का एजेंडा चलाना या किसी को छुपाना या दबाना कोई मकसद नहीं है। और ये जो डिबेट करते हैं लोग, ये इनका हो सकता है, एनसीईआरटी का किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, प्रोफेसर साहब ये भी बताइए, कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से सुमित्रानंद पंत की कविता आंखें, इसको लेकर बदलाव है। मीराबाई की रचित पग घुंघरू बांध मीरा नाची, उसको लेकर बदलाव है। कबीर की रचित हुई संतो देखत जग बैराना, ये भी हटाया गया। ये भी कुछ बदलाव। कुल मिलाकर इन बदलावों के पीछे की वजह ये लोड कम करना आप पहले बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं ये जो हमेशा से पढ़ते आए हैं। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं है। अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, और हमेशा से भी पढ़ते आए हैं। तो इस परिस्थिति में कितना पढ़ना है वो भी जो है जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया है, तो उसको बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना।
वो उसको पढ़ाया जाए। ऐसे ऐसे ही बात जो है फिराक गोरखपुरी की बात होती है कि साहब उसमें से गजल हटाई। अरे गजल हटाई तो रुबाइयां तो है ना, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना प्रोफेसर दिनेश, एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पर आ जाती हूँ क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं और आप मुझसे बहुत बेहतर तरीके से इस शब्द से वाकिफ होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है ना कि जितने भी क्रांतिकारी चीजें थी या जो उस वक्त प्रगतिशील बात करते थे उन सब चीजों को ओमिट कर दिया गया है। जैसे कि प्रसिद्ध कथाकार है ममता कालिया, वो ये कहती हैं कि सरासर ये गलत है और निराला क्योंकि प्रगतिशील कवि हैं और वो क्रांतिकारी विचारों वाले शायर थे, ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि उनको अब हटा दिया गया, उनको पाठ्यक्रम में अब शामिल नहीं किया जा रहा। उनकी कई नहीं एक बात बताइए, निराला निराला नहीं उनको ये भी देखना चाहिए कि निराला हटाया नहीं गया, निराला की कविता है। और मैंने आपको बताया कि अगर वो क्रिटिकल हैं, थिंकर हैं, तो जो प्रोफेसर्स एक्सपर्ट्स इसमें थे वो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे सारे के सारे, उन्होंने भी क्रिटिकल एनालिसिस किया है। एक आदमी की क्रिटिकल एनालिसिस को महत्व देना और बहुत सारे लोगों को नकार देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। सारे एक्सपर्ट्स ही तो थे, सारे प्रोफेसर ही थे, सारे टीचर थे, वो सब क्रिटिकल थिंकर थे। उन्होंने सोच करके अगर कोई निर्णय लिया तो वो निर्णय उनके हिसाब से ठीक था और उसके हिसाब से जो व्यवसाय जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है उसके हिसाब से। अब कोई व्यक्तिगत रूप से किसी कविता से प्यार करता है, उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए बच्चों का लोड कम ना किया जाता क्या? अगर एक्सपर्ट ने ठीक समझा तो उन्होंने लिखा, संशोधन किया। अच्छा, इस तरह को लेकर प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे कि अगर किसी कवि की कविता को हटाया जाता है या उसकी किसी रचना को हटाया गया तो उसी कवि की दूसरी रचना को पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते तो थोड़ा बदलाव हो जाता। इस तर्क को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं शामिल कर ले, नहीं शामिल क्यों करते, नहीं शामिल क्यों करते? अगर कंटेंट लोड कम करना है तो फिर हटाते क्यों हम उसको? लेकिन आपने तो किया ना, आपने अभी दूसरी रचना का एक जिक्र किया जो आपने निराला जी की हटा दी और दूसरी को शामिल कर लिया। किसको सम्मिलित किया बताइए जी? नहीं शामिल नहीं किया, वो पहले से दो कविताएं थी। आप गलत कोट कर रही हैं। हाँ। मैंने कहा दो कविताएं थी, सरोज स्मृति, सरोज आप सही सुनिए और सही बात बताइए लोगों को। मैंने कहा दो कविताएं उनकी थी, सरोज स्मृति और गीत गाने दो मुझे, ठीक है। और इन दोनों में तुलना की गई पाठ्यक्रम समिति के द्वारा और उन्होंने सोचा कि सरोज स्मृति जो पहले से है उसको रहने देते हैं और गीत गाने दो मुझे, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो ये हटाया कहाँ है और सम्मिलित कहाँ किया है फिर? ये दोनों चीजें थी, दो में से एक को कम कर दिया ना, कंटेंट लोड कम किया ना। अगर कुछ और नया सम्मिलित करना होता तो हटाते क्यों उसको? कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, इसको लेकर क्या ऐसा सोचा है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद? अगर इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स के सर्वे का भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, क्या एनसीईआरटी की कुछ ऐसी भी प्लानिंग है कि स्टूडेंट से भी राय मशवरा किया जाए, कुछ चीजों को अगर शामिल रखना है या फिर उनको हटा देना है, उनका लोड कम करना है तो कैसे करना है? नहीं ऐसा है, ऐसा देखिए, लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 के लिए हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा टेम्परेरी फेज है। ये सिर्फ एक साल की बात है, अगले साल से तो एनईपी की किताबें नहीं आ रही हैं ना, तो हम इतने छोटे टाइम के लिए एनईपी को ताक पे रख दें क्या? और ये तो छोटे समय की बात है। स्टूडेंट का सर्वे किस लिए करें? स्टूडेंट का सर्वे एनईपी को लेके स्टूडेंट उत्सुक हैं। हमने फाउंडेशनल स्टेज का पाठ्यचर्या 20 अक्टूबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पब्लिक को समर्पित किया और उसी को बेस बनाते हुए 20 फरवरी को फाउंडेशनल स्टेज का लर्निंग टीचिंग मटेरियल हमने लॉन्च कर दिया, जादू पिटारे के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भारत सरकार की लॉन्च किया है। और कक्षा 1 और 2 की किताबें हमारी बन गई हैं, वो जो है छपने जा रही हैं प्रेस में और बहुत जल्दी वो किताबें आएंगी। इसके बाद जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है स्कूल के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए वो फाइनलाइज हो रही है। उसके फाइनलाइज होते ही हम उसका सिलेबस पाठ्यक्रम बनाएंगे और पाठ्य पुस्तकें बनाएंगे। तो अगले साल तो वैसे भी एनईपी की पाठ्य पुस्तकें एनईपी के हिसाब से बनने जा रही हैं। ये सब पाठ्य पुस्तकें तो बदलेंगी ना। तो ये एक इतने कम समय के लिए पिछले साल रेस्टोरेशन किया, इस साल हम सर्वे कराएं, फिर इसको फिर आगे बढ़ाए, तो इसको तो बढ़ाना ही नहीं है ना आगे। अब एनईपी के हिसाब से काम करना है ना आपको। तो ये तो टेम्परेरी फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है। इसमें इतना हो हल्ला अगर लोग मचा रहे हैं तो ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रत्येक को बोलने का अधिकार है, हर कोई अपने एंगल से बोलता है, मगर जो छात्रों के हित में और स्कूली शिक्षा के हित में था वो फैसला लिया गया और वो पिछले साल हो गया है। हमने 3 महीने तक पिछले साल
पूरी तरह से पूरे देश को भरोसे में लेकर के इस बात को बताया। ये तो बेमतलब का बहस है इस समय, और ये गैरवाजिब मैं इसको कहूँगा। बस अब एक प्रश्न आप और पूछिए, इसके बाद मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है तमाम क्वेरीज या जो सवाल थे मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया इसे क्लैरिटी देने के लिए। प्रोफेसर साहब को आप सुन रहे थे, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और क्योंकि बदलावों के पीछे जो आधार बताया गया है वो कोविड काल के बाद ये फैसला लिया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि स्टूडेंट्स पर जो लोड बढ़ता जा रहा है उसको कुछ कम किया जाए, जिसके बाद ये बदलाव किए गए और उसे पाठ्यक्रम को थोड़ा हल्का कर दिया गया है। ये एक बड़ी वजह रही है एनसीईआरटी के बदले हुए पाठ्यक्रम के पीछे।